महावीर एक गरीब किसान था। गांव में उसके पास एक छोटी सी जमीन थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी विनीता और बेटा जय था। जय पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था और उसका सपना था कि वो शहर जाकर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करे, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। महावीर ने जैसे तैसे करके अपने बेटे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा रखा था और अब जय एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। जय के सपने बहुत बड़े थे और वो उनके लिए इतनी मेहनत भी करता था। जय के सपनों को पूरा करने के लिए महावीर दिन रात एक कर रहा था। एक दिन बाबा, क्या हम कंप्यूटर नहीं खरीद सकते हैं? आजकल कॉलेज में इतना काम मिलता है, उसमें से ज्यादातर तो कंप्यूटर से निकालना पड़ता है। मैं इतनी दूर जब तक वहां पहुंचता और काम करके आता हूँ, बाकी और सब्जेक्ट्स के काम रह जाते हैं। बेटा, कंप्यूटर तो बहुत महंगी चीज है। जय बेटा, तू तो जानता ही है तेरे पिताजी तुझे कितने महंगे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद फिर कंप्यूटर लेना तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा। मानती हूँ थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, देख लेना, एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मैं कैसे समझाऊं माँ कि आज के टाइम में कंप्यूटर होना कितना जरूरी है? तेरी बात ठीक है बेटा, लेकिन एक बात तो बता, ये कंप्यूटर आता कितने का है? बाबा, एक अच्छा कंप्यूटर 30 से 35 हजार का आएगा। 30 हजार? ये तो बहुत महंगी चीज है। महंगा तो है बाबा, लेकिन अब आप ही देखो, मैं रोज साइबर कैफे जाकर काम करता हूँ, वहां पर भी रोज 50-100 रुपए लग ही जाते हैं। विनीता और महावीर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जय के लिए कंप्यूटर के पैसे कहाँ से लाए। जय के चले जाने के बाद विनीता कहती है, मेरे पास तो सोने की कोई चीज ही नहीं है जिसे बेचकर हम उसके लिए कंप्यूटर ले आए। देखता हूँ, मैं कुछ कर सका तो कल लाला जी के पास जाकर बात करता हूँ। लाला जी उस गांव की एक अमीर शख्सियत थे, जो लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था और मोटा ब्याज वसूलता था। लाला जी, 35 हजार तक की जरूरत है, कितने ब्याज पर दे दोगे? देख भाई महावीर, पैसे के मामले में एकदम खरा सौदा करता हूँ मैं। 5% ब्याज लगेगा। 5% का ब्याज सुनकर महावीर हिसाब लगाने बैठ जाता है। 35,000 के 1750 रुपए। लाला जी, गरीब आदमी हूँ, थोड़ा कम लगा लो। भाई, ब्याज भट्टे का काम करता हूँ, तेरे को कम लगा लूंगा तो फिर 10 और लोग आ जाएंगे। किस किस को कम लगाता फिरूंगा? चाहिए तो बता, गल्ले से पैसे निकालूं। महावीर के सामने जय का चेहरा आ जाता है। इकलौता बेटा है, अगर पैसे लगा भी दिए तो क्या चला जाएगा। जब कमाने लगेगा तो सबका पैसा चुका देगा। महावीर लाला से 35,000 रुपए ले लेता है और घर आकर, जय, जय बेटा, इधर आ। ये ले 35 हजार, और जो तेरे को ठीक लगे वो कंप्यूटर खरीद ला। बस बेटा, दिल लगाकर पढ़ाई कर। सच में बाबा? चलो फिर कल मेरे साथ चलो और हम लोग कंप्यूटर खरीद कर लाते हैं। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करना बाबा, जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी, देख लेना, कुछ ही महीनों में मैं सबका कर्जा उतार दूंगा। बस बेटा, जो करना दिल लगा कर करना। ये तेरा गरीब बाप जो कर सकता है, कर रहा है। अगले दिन महावीर और जय शहर जाकर कंप्यूटर खरीद लाते हैं। जय को कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था, इसलिए वो पढ़ाई और अच्छे से करने लगा और फिर वो बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो गया। वो कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई भी कर देता है। एक जगह से उसे बहुत अच्छा ऑफर मिलता है और वो अपने बाबा से कहता है, बस बाबा, अब ये सोच लो कि आपके दुख के दिन खत्म हो गए। मुझे नौकरी का ऑफर आया है, 60 हजार रुपए महीना सैलरी होगी मेरी। 60 हजार? तू सच कह रहा है बेटा? हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। फिर वो अपनी जेब में से कॉल लेटर निकाल कर दिखाता है। विनीता और महावीर अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश होते हैं और एक हफ्ते बाद ही जय अपने माता पिता को गांव छोड़कर शहर चला आता है और आने से पहले, बस बाबा, 1-2 महीने की बात है, फिर मैं आप लोगों को भी शहर बुला लूंगा। और पैसे की टेंशन बिल्कुल मत लेना, सैलरी मिलते ही मैं मनी ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, बस तू अपना ख्याल रखियो, खाना पीना टाइम पर खा लियो। और बेटा देख, शहर की चकाचौंध में खो मत जाना। तेरे गरीब माँ बाप हैं, इस बात का ख्याल रखना। हाँ हाँ बाबा,
मैं हर बात का ख्याल रखूंगा। जय शहर चला जाता है। महावीर ने उसे शहर भेजने के लिए भी लाला से 20,000 रुपए कर्जा लिया था, जो जाते समय उन्होंने जय के हाथ पर रखा था। लाला का कर्जा 55,000 तक पहुंच गया। महावीर अपने खेतों में काम करके जो भी घर लाता था उसमें से लाला का ब्याज पहले निकालता था। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा जय शहर चला गया है। देख लेना, साल भर में सबका कर्जा उतर जाएगा। भगवान मेरे बेटे का साथ देना। शहर आकर जय एक पीजी में कमरा ले लेता है और अपनी जॉब शुरू कर देता है। नए नए लोगों से मिलना, नई नई चीजें देखना, और धीरे धीरे इन सब में वो इतना खो गया कि वो भूल ही गया कि गांव में उसके गरीब बूढ़े माँ बाप बैठे हैं। थोड़ी सी आमदनी और उसमें से भी आधा हिस्सा वहां चले जाने पर महावीर और विनीता की हालत बहुत ही खराब हो गई। महावीर मेहनत मजदूरी भी करने लगा, लेकिन लाला का कर्जा तो जैसे उतर के ही नहीं दे रहा था। जय को गए 1 साल हो गया, लेकिन वो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी वहां से नहीं भेजता। जब भी गांव में कोई डाकिया आता, महावीर और विनीता दोनों को लगता कि जय ने पैसे भेजे हैं, लेकिन डाकिया साइकिल लेकर घर के आगे से निकल जाता है तो दोनों मायूस हो जाते हैं। ऐसा गया है शहर की पलट कर भी नहीं आया। 1 साल हो गया, क्या उसे कभी हमारी याद नहीं आई? जब भी फोन करती हूँ कहता है, माँ काम में बिजी हूँ, बात नहीं कर सकता। क्या सच में इतना ही काम होता होगा? महावीर तो खुद दुखी बैठा हुआ था। विनीता की बातों का वो क्या जवाब देता वहां शहर में। चलो यार, आज हम लोग कहीं दूर घूमने निकलते हैं और वहीं पर ही कुछ अच्छा खाएंगे पिएंगे। हाँ यार, बहुत दिन हो गए, चलो चलते हैं, और वैसे भी वीकेंड है। और वो सारे ऑफिस के दोस्त बाहर घूमने का प्रोग्राम बना देते हैं। घूमने फिरने और खाने पीने में जय पूरे 5,000 रुपए खर्च कर देता है, और वहां गांव में महावीर 500 रुपए के लिए भी बहुत मेहनत करता था। एक दिन महावीर घर आता है तो उसे बहुत तेज बुखार होता है। विनीता ये देखकर घबरा जाती है। तब विनीता घबरा कर जय को फोन करती है। क्या है माँ, किसी भी टाइम उठाकर फोन कर देती हो। बेटा, तेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने बोला है शहर लेकर जाओ। तू जल्दी से छुट्टी लेकर यहाँ आ जा। माँ समझ नहीं आता, तुझे नहीं पता यहाँ शहर के कितने खर्चे हैं। चल ठीक है माँ, अगर इतनी ही तबीयत खराब है तो तू एक काम कर, मैं नहीं आ सकता, बाबा और तू रेलगाड़ी में बैठकर आ जाओ, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन से ले लूंगा। अगले दिन विनीता जैसे तैसे करके रेल का टिकट लेती है और महावीर को लेकर शहर पहुंच जाती है। वहां स्टेशन पर पहुंचकर वो जय को कई बारी फोन करती है। थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी नहीं आ सकता, ऑफिस में हूँ। बेटा, 3 घंटे तो हो गए हमें यहाँ पर आए हुए। तेरे बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तू जल्दी से आ जा। जय गुस्से में फोन काट देता है। बैठे बैठे आधा घंटा और गुजर जाता है। तभी वहां से गुजरने वाला एक आदमी आकर उनसे पूछता है। क्या हुआ माँ जी? मैं देख रहा हूँ आप काफी देर से बहुत परेशान हैं। मेरा बेटा मेरा बेटा शहर में रहता है। उसने कहा था कि रेलवे स्टेशन पर आ जाओ, यहाँ से तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन अब 4 घंटे होने को आए हैं, वो आ ही नहीं रहा। इतनी तबीयत खराब है इनकी। अब रेलवे स्टेशन पर बैठी हूँ, कब से इंतजार कर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। उठो माँ जी आप यहाँ से, और बाबा को भी ले लो, मैं आपको पास ही के सरकारी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। फिर वो आदमी रिक्शा करवाता है और विनीता और महावीर को लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां पर वो खाना पूर्ति पूरी करता है और डॉक्टर महावीर को चेकअप के बाद बोलते हैं कि तुम्हें टीबी हुआ है। ये सुनकर विनीता रोने लगती है। घबराओ नहीं माँ जी, ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं तो ठीक कर कर ही ये लोग यहाँ से छोड़ेंगे। लाओ, मुझे अपने बेटे का फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। विनीता अपना छोटा सा फोन उस आदमी को पकड़ा देती है। वो आदमी जैसे ही नंबर डायल करता है, जय का नाम देखकर चौंक जाता है। माँ जी, क्या आपके बेटे का नाम जय है और आप लोग भानगढ़ से आए हो? तुम जानते हो मेरे बेटे को? 1 साल पहले ही शहर आया था। बहुत काम होता है उसके पास, फोन तक नहीं उठाता। पूरा 1 साल हो गया है, हमने उसे देखा तक भी नहीं। पैसे वैसे तो भेजता होगा ना माँ जी? कहा बेटा, जब गांव से चला था तो कह रहा था कि 3-4 महीने में ही सारा कर्जा उतरवा दूंगा। पलट कर आया ही नहीं। लाला का कर्जा उतारते उतारते इनकी ये हालत हो गई।
वो विनीता को फोन वापस कर देता है और फिर अपने फोन से जय को फोन मिलाता है। जैसे ही फोन जाता है, जय हड़बड़ाकर फोन उठाता है। जय, मेरे रिश्तेदार सरकारी हॉस्पिटल में रुके हुए हैं। तुम ऑफिस का काम छोड़कर तुरंत यहाँ चले आओ और यहाँ पर आकर इनकी देखभाल करो। जी सर, मैं अभी आता हूँ। जय आधे घंटे में ही उस सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वहां पर अपने बॉस को खड़ा हुआ देखकर वो उनके पास जाकर बोलता है। सर, आपके रिश्तेदार सरकारी हॉस्पिटल में? आप तो इतना पैसा कमाते हैं, इतने अमीर हैं। मेरे रिश्तेदार का बेटा बड़ा ही निकम्मा निकला। बूढ़े गरीब बाप को कर्जे में धकेल कर वो शहर में आकर मौज मस्ती करने लगा। ये तो बहुत गलत बात है। कोई भला अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा होता तो? नहीं नहीं सर, मैं अपने माँ बाप को इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ता। तभी पीछे से विनीता साड़ी के पल्ले से हाथ पोंछते हुए वहां आती है और जय को देखकर, जय बेटा तू आ गया। जय हक्का बक्का अपनी माँ को देख रहा था और कभी अपने बॉस को। कितने शर्म की बात है, जिस बाप ने तुम्हें यहां तक लाने के लिए अपनी चमड़ी और दमड़ी दोनों लगा दी, तुमने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया और यहां मेरे सामने खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। विनीता जय के गले लगकर रोने लगती है और जय को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने माता पिता से माफी मांगता है और अपने बॉस से भी। वो अपने पिताजी का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाता है और उसके बाद उन्हें शहर में ही अपने पास रखकर उनकी सेवा करता है।